दोस्तों, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी का क्या अधिकार है और वो संपत्ति उनको किस प्रकार से मिलती है, और क्या एक पिता पैतृक संपत्ति को अकेले बेच सकता है या किसी के नाम से वसीयत कर सकता है या किसी को गिफ्ट कर सकता है। तो इस विषय पर मेरे चैनल पर काफी शॉर्ट्स वीडियो बने हुए हैं, कई लॉन्ग वीडियो भी बने हुए हैं। ऐसे तमाम वीडियो पे हमारे काफी व्यूअर ये कमेंट करते हैं कि आखिर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान हिंदी भाषा में, सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति होती क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को फर्स्ट विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल के साथ में एक बेल आइकन बटन है, उसको पुश कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। इसके साथ साथ हमारे जो नियमित व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने तमाम जानने वाले, मिलने वालों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आते हैं टॉपिक पर कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक एंसेस्ट्रल पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है और दूसरी तरह की संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। वैसे हिंदू लॉ में एक को पार्सनरी का अलग से टॉपिक है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति क्या होती है। तो वो संपत्ति जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदता है और उस कमाई से खरीदी हुई संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। या ऐसी संपत्ति जो उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने गिफ्ट के जरिए दी है या उसको वसीयत की है। तो इस प्रकार की संपत्ति जिसका उसने टाइटल अपने नाम से चेंज करवा लिया है, तो वो संपत्ति भी उसकी स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। और एक बार जिस व्यक्ति के नाम से किसी भी संपत्ति का टाइटल रजिस्टर्ड हो जाता है यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है, स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है, तो उस संपत्ति का वही एकमात्र काबिज मालिक होता है और उसको वो तमाम अधिकार हासिल हो जाते हैं जो कि एक संपत्ति के मालिक को होते हैं। और वह ऐसी किसी भी संपत्ति को चाहे जिसे बेचकर पैसा प्राप्त कर सकता है, चाहे जिसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर सकता है, चाहे जिसके नाम से उस संपत्ति को दान कर सकता है यानी कि गिफ्ट डीड बनवा सकता है, या चाहे जिसे वह आगे से आगे वसीयत कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर उसके दो पुत्र और एक पुत्री है तो वो एक पुत्र को उसकी वसीयत कर सकता है, एक पुत्र को गिफ्ट कर सकता है, चाहे तो दोनों पुत्रों को न देकर एक पुत्री के नाम से गिफ्ट कर सकता है। और इसमें बाकी के कोई भी वारिस उस पे कोई भी आक्षेप या हक का दावा नहीं कर सकते। हमारे पास इस तरह के कई कमेंट्स आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि संपत्ति किस प्रकार की होती है। वो सीधा ये बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे बड़े भाई के नाम कर दी और मुझे कुछ नहीं दिया, तो अब ऐसे में मुझे क्या करना होगा। सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस व्यक्ति को जिसके नाम से वह संपत्ति टाइटल रजिस्टर्ड है, उसको वो तमाम अधिकार हैं, वो चाहे जिसे उस संपत्ति को दे सकता है। इसलिए अगर उसने एक बेटे को दे दी है तो दूसरा बेटा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके उल्टा अगर संपत्ति एंसेस्ट्रल है, पुश्तैनी है, पैतृक है, तो पहली बात तो कोई भी व्यक्ति उसकी वसीयत कर ही नहीं सकता, उसको बेच ही नहीं सकता, और ज्यादा से ज्यादा वह अपने हक और हिस्से की वसीयत कर सकता है या उसको बेच सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, उसको उसका बंटवारा करना पड़ेगा या सिविल सूट पार्टीशन दायर करके अपने नाम से उसको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। उसके बाद वह उस संपत्ति को बेच सकता है या वसीयत कर सकता है। वहीं अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और किसी व्यक्ति के नाम से उसका टाइटल रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने किसी भी व्यक्ति के नाम से उस संपत्ति की ना गिफ्ट डीड की है, ना वसीयत की है, ना किसी को बेचा है, और अकस्मात अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी बेटी और दो बेटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति उन तमाम तीनों वारिसों की बराबर बराबर होगी। और अगर उसकी पत्नी भी जिंदा है तो ऐसी कंडीशन में फिर वो चारों उस संपत्ति के वारिस होंगे। तो अब बात करते हैं कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती क्या है और किस प्रकार से एक व्यक्ति को पुश्तैनी के रूप में मिलती है। तो कोई भी संपत्ति 4 पीढ़ी से बिना टाइटल के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होते हुए आती है, तो चौथी पीढ़ी को जब वो संपत्ति मिलती है तो उसका स्वरूप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति के रूप में होता है। और इस प्रकार की विरासत में मिली हुई उस चौथी पीढ़ी को संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है। इसको एक उदाहरण से समझें कि परदादा के पास कोई संपत्ति थी
और उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति दादा को मिली, दादा से वह संपत्ति पिता को मिली और पिता के बाद वह संपत्ति आपको मिली चौथी पीढ़ी के रूप में। तो चौथी पीढ़ी के बाद और उसके बाद जितने भी वारिस हैं वह उस संपत्ति में मालिक होंगे और वह संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। काफी लोगों को इस पॉइंट पर भी कंफ्यूजन है कि परदादा की संपत्ति दादा को मिली, दादा की संपत्ति पिता को मिली और पिता की मृत्यु हो गई, तो चौथी पीढ़ी को वो संपत्ति किस प्रकार से मिलेगी। इसको हम और एक बेहतरीन उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किस प्रकार से बनती है। तो मान लीजिए कि एक परदादा की प्रॉपर्टी थी और उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपके दादा के पास आई और दादा ने किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई वसीयत नहीं की और उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपके पिता के पास आई और आपके पिताजी के 2 भाई हैं, तो वह संपत्ति आपके पिताजी और उनके 2 भाइयों और उनकी पत्नी यानी आपकी दादाजी की बराबर बराबर हुई। तो इसमें 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा दादी के पास जाएगा और 2 हिस्से आपके पिताजी और उनके भाई के पास जाएंगे। आपके पिताजी के आप 2 बेटे हैं और आपके चाचा के भी 2 बेटे हैं, तो आपके पिता का हिस्सा और आपके चाचा का हिस्सा, उस हिस्से में से उन दोनों बेटों को 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन या हिस्सेदारी बनती है। इसमें एक विशेष बात है कि इसमें आपकी माताजी और आपकी चाचा जी का आपके पिता और चाचा के जीवित रहते हुए उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसको मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास पुश्तैनी संपत्ति थी और उनका नाम गंगाराम जी था और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके वारिसों के तौर पर उनकी पत्नी बसंती जी और उनके 2 बेटे राम और श्याम हैं। तो उनकी जो भी संपत्ति है उसके 3 हिस्से होंगे, 1/3 हिस्सा उनकी पत्नी बसंती को जाएगा, 1/3 हिस्सा राम को जाएगा और 1/3 हिस्सा श्याम को जाएगा। अब इसमें एक स्थिति और बनती है कि राम के 2 बच्चे हैं और श्याम के भी 2 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या हिस्सा मिलेगा। यानी कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि पुश्तैनी संपत्ति में तमाम हिस्सेदारों के बराबर बराबर हक और हिस्से बनते हैं, तो वो डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। तो इसमें गंगाराम जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बसंती को 1/3 हिस्सा मिला और उनके दोनों पुत्रों को 1/3 हिस्सा मिला। तो श्याम के 2 पुत्र हैं विजय और कैलाश, तो श्याम के 1/3 हिस्से में से विजय और कैलाश को भी हिस्सा मिलेगा। यानी कि श्याम के हिस्से में से उनके दोनों पुत्रों को भी श्याम के बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। उसी तरह से राम के हिस्से में से उसके दोनों पुत्रों को जो कि संजय और विजय नाम से हैं उनको भी 1/3 हिस्से का हिस्सा मिल जाएगा, यानी 1/3 के 3 हिस्से बन जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक व्यक्ति की संपत्ति में से अगर 3 व्यक्ति हैं तो एक हिस्सा उसकी पत्नी को और 2 उनके बच्चों को जाता है। इसी तरह से अगर 2 हिस्से बनते हैं तो एक हिस्सा उसकी पत्नी को और दूसरा हिस्सा उनके बच्चों को जाता है और उनके बच्चों को जो हिस्सा आधा उनके बेटे को मिला है उसके बाकी के वारिसों को डिवाइड हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट ये है कि परदादा की संपत्ति थी, उन्होंने आपके दादा को दे दी और दादा ने उस संपत्ति को आपके पिता को वसीयत के तौर पर दिया और आपके पिता ने वसीयत को प्रोबेट करवाने के बाद उस संपत्ति को अपने नाम से करवा लिया। तो अब वो संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रही, पुश्तैनी नहीं रही, अब वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड आपके पिता की बन चुकी है। और चूंकि आपके पिता ने उस संपत्ति को वसीयत किया है तो पहले उस संपत्ति का नाम ट्रांसफर करवाया होगा, इसलिए वह भी उस संपत्ति के सेल्फ एक्वायर्ड स्वामी बन चुके थे। कहने का यह मतलब है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी पीढ़ी में अगर उस संपत्ति का कोई टाइटल चेंज हो जाता है तो टाइटल चेंज होने के बाद वह संपत्ति एंसेस्ट्रल संपत्ति से स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है और जिस व्यक्ति को वसीयत के जरिए वो संपत्ति मिलती है तो वह उसको प्रोबेट करवा के अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लेता है, नाम ट्रांसफर करवा लेता है। तो इसके बाद वह उस संपत्ति का स्व अर्जित संपत्ति बनने के बाद मालिक बन जाता है और सारे राइट्स उसके पास आ जाते हैं। और ये राइट्स आने के बाद वह उस संपत्ति को किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी दान कर सकता है, किसी के नाम से वसीयत कर सकता है या किसी को भी अपने अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सौंप सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको स्व अर्जित संपत्ति और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अंतर क्या है, उसको डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, उसको विभाजित करके उसके हक हिस्से किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, ये सब इस वीडियो में देखने
को मिला। तो इस वीडियो को अब झट से एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इसी सब्जेक्ट पर बनने वाली और तमाम इम्पोर्टेंट वीडियो जो आगे आने वाली है आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हौसला इसके लिए मिल जाएगा और हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और साथ ही साथ आपका मैं हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा चैनल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके लिए मैं सभी हमारे व्यूवर्स का धन्यवाद अदा करता हूं और आपसे हम मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।